हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक, यानी भूकंप क्या है, भूकंप क्यों आते हैं, क्या कारण है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। आप तो ऐसा नहीं है कि आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से, मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको ये सारी जानकारी दे पाऊं। चलिए शुरू करते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, अर्थक्वेक अर्थक्वेक भूकंप। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसकी ऊपरी सतह है। ठीक, यानी ये जो ऊपरी सतह है ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, जो जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अचानक होने वाले तेज कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होने वाले अचानक तेज कंपन को हम भूकंप कहते हैं, ये बात तो ठीक है। पर ये तेज कंपन हुआ क्यों, हर समय तो नहीं होता। तो ये तेज कंपन क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अगर कंपन होगा तो क्या होगा, भूकंप से पृथ्वी हिलने लगेगी, कंपन होगा तो क्या होगा, पेड़ हैं, घर हैं, वो गिरने लगेंगे। ठीक, तो ये स्थिति भूकंप की होती है। पर ये स्थिति होती क्यों है, पहले ये समझते हैं। पृथ्वी की जो निचला हिस्सा है, ठीक है, पृथ्वी के निचले हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में, इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में अगर कोई तनाव हो, दबाव हो या खिंचाव हो, ठीक है, तनाव हो, दबाव हो या फिर खिंचाव होता है, उस स्थिति में भूकंप आता है। अब ये समझते हैं कि ये तनाव, खिंचाव और दबाव होगा क्यों, है ना। कोई चीज पे तनाव, दबाव या खिंचाव होने की क्या कारण है, थोड़ा सा एक डायग्राम से एक मैं आपको समझाती हूं। ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी का ऊपरी लेयर है। ठीक है, ये लेयर है, ये पृथ्वी की ऊपरी लेयर है। ठीक है, इसके बाद एक ये लेयर है। ठीक, इसको, ये क्रस्ट की बनी हुई है ना। जो हमारी ऊपरी लेयर है वो क्या है, क्रस्ट से बनी हुई है। नीचे, उसके नीचे जो हिस्सा है वो है मेंटल मेंटल है। और जो इसके नीचे का हिस्सा है ये आउटर कोर है, आउटर कोर। और इसके नीचे का हिस्सा क्या है, इनर कोर है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। ये दोनों बहुत ही गर्म अवस्था में लावा के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये दोनों आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, बहुत ज्यादा ही गर्म होता है। इनकी जो तापमान है इनका, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब हम बात करते हैं मेंटल की। ठीक है, तो मेंटल को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहां पर दलदल है। ठीक है, तो दलदल है, दलदल को अगर किसी ने, आपने देखा होगा आपने, तो क्या होता है, दलदल में अगर कोई जानवर या कोई इंसान जाए तो फंस जाएगा, वो उसमें डूबने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो गीला और थोड़ा कीचड़ से भरा हुआ होगा और वो उसमें फंस जाएगा। दलदल को लगभग लगभग 80 से 85% अगर सुखा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसमें नमी की मात्रा रहेगी, यानी कि वो पूरी तरह से सूखा भी नहीं है लेकिन वो हल्का सा लचीला हो जाएगा, पर उसके ऊपर से चल के आप जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। मेंटल का जो क्षेत्र है वो ऐसा ही है। जो ये मेंटल है पृथ्वी के जस्ट नीचे, ये ऐसा ही है, यानी ये गाढ़े रूप में, मतलब कुछ तरल है और कुछ सॉलिड है। तो सॉलिड कैसा है, इस तरह का है कि उसमें लचक है। ठीक है, और यहां पर ही टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया वो हैरी हेस थे, अपने सह वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने इस प्लेट का सिद्धांत दिया था। ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या होती हैं, इसी मेंटल पर गति करती हैं। ये जो मेंटल वाला क्षेत्र है ना, जो मैंने आपको बताया कि दलदल जैसा, दलदल तो बहुत गीला होता है, पर दलदल को अगर सुखा दिया जाए तो वो कुछ सूख जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा कठोर होगा लेकिन हल्की सी उसमें नमी होगी तो वो लचीला होगा। तो ऐसा ही मेंटल होता है। उसके ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो गति करती हैं। जब ये प्लेट्स क्या होती हैं, या तो गति करते करते थोड़ी सी दूर हो जाती हैं, है ना। ये प्लेट गति कर रही हैं
और ये प्लेट्स अगर गति करते करते थोड़ी सी दूर हो जाती हैं, यानी इनमें गैप ज्यादा हो जाता है, या तो एक स्थिति ये होगी, फर्स्ट ये होगा, या फिर क्या होगा, गति करते करते ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना, एक दूसरे के ऊपर आ गई, या फिर दूर हो गई, या फिर बिल्कुल नजदीक आ गई, यानी कि ये गैप खत्म हो गया। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये है कि या तो इनकी दूरी बढ़ गई, दूसरी स्थिति ये है कि एक दूसरे के ऊपर आ गई, या फिर बिल्कुल आपस में मिल गई। तो क्या होगा, ये रगड़ खाएंगी। तो वही है जो मैंने आपको बताया, दबाव, खिंचाव और तनाव। ठीक है, तो ये स्थितियां होंगी। तो क्या होगा, जब इन प्लेटों में ये स्थिति होगी, निचली सतह पर यहां पर ये स्थिति होगी, तो क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या आएगा, भूकंप महसूस होगा, यानी कंपन होगा। ठीक है, पृथ्वी की अंदरूनी सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों के क्या होते हैं, खिंचाव, दबाव या तनाव के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूकंप आता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमारे जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है वो क्रस्ट से बना हुआ है, मैंने आपको बताया, जिस बहुत सारी चट्टानें मिल गई और ठोस हिस्सा ऊपर बन गया। ठीक है, तो ये स्थिति है अर्थक्वेक के आने की। अब देखते हैं, मान लीजिए जो अर्थक्वेक जब आता है तो पृथ्वी की अंदरूनी सतह से वो शुरू होता है। मान लीजिए ये लेयर है, अंदरूनी सतह है, यहां पर इनमें से कोई एक हुआ, कोई टकराव हुआ या दबाव हुआ, तो यहां पर वो हुआ। ठीक है, तो ये वाला सेंटर जो है वो क्या कहलाएगा, हाइपोसेंटर होगा, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर होगा, या फिर हम इसको फोकस भी कहते हैं। ठीक है, फोकस। ठीक, तो ये फोकस होगा, यानी यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। इसके ठीक ऊपर, हमेशा याद रखिएगा, इसके ठीक ऊपर ही एपिसेंटर होता है, यानी यहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं और निकलती कहां है, यहां पर। तो जहां पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं वो जगह होती है एपिसेंटर। ठीक है, तरंगे जहां से, यानी भूकंप जहां से निकलकर बाहर आता है और जहां पर महसूस की जाती हैं तरंगे सबसे पहले, वो जगह क्या होती है, एपिसेंटर। ये एकदम सीध में होता है, मतलब 90 डिग्री इसको आप मान सकते हैं। अगर इस तरह से देखें तो यहाँ जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे भूकंप अगर आया है तो आप ऐसे नाप सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है और इस सेंटर से जस्ट ऊपर सीध में एपिसेंटर होगा, यहाँ हाइपोसेंटर होगा, फोकस होगा, और यहाँ पर एपिसेंटर होगा, यानी तरंगे सबसे पहले यहाँ पर महसूस की जाएंगी। इन तरंगों को मापने के लिए ये जो वेव्स हैं, जो भूकंपी वेव्स हैं, इनको हम किससे नापते हैं, इनको हम नापने के लिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ यंत्र है, उसके माध्यम से हम इसको नापते हैं। इनकी जो तीव्रता है वो नापी जाती है। ये जो स्केल होता है, इस स्केल में, ये स्केल मान लीजिए इस तरह से है, तो इसमें 1 से लेकर 9 तक परिमाण होता है, मेजरमेंट होता है, उससे 1 से लेकर 9 तक इसकी तीव्रता नापी जा सकती है। 1 से लेकर 9 तक, हर में 10 का गैप होता है, यानी कि अगर 1 से 2 पे जाएंगे हम तो वो 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से भूकंप आता है। जब भी कभी भूकंप कब आएगा, जब भी कभी हमारी टेक्टोनिक, जो हमारी पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में दबाव होगा, खिंचाव होगा या तनाव होगा, उस स्थिति में क्या होगा, वो अपनी ऊर्जा रिलीज करेंगी, एनर्जी रिलीज करेंगी और भूकंप आएगा, पृथ्वी पर कंपन महसूस होगा। वो जहां से शुरू होगा वो जगह कहलाती है हाइपोसेंटर या फिर फोकस। सबसे पहले जहां तरंगे पहुंचती हैं वहां पर वो जगह क्या होती है, वो बिल्कुल हाइपोसेंटर के सीध में, बिल्कुल ऊपरी सतह होगी, जस्ट उसके ऊपर एपिसेंटर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। यानी तरंगे सबसे पहले कहां पता लगी, एपिसेंटर में। यहां से हाइपोसेंटर से रिलीज होती हैं अंदरूनी हिस्से से और एपिसेंटर पे पहुंचती हैं। ठीक है, यानी भूकंप सबसे पहले जहां शुरू हुआ तो वो पृथ्वी का निचला हिस्सा था, ऊपरी हिस्से पे जब वो आएगी तो वो एपिसेंटर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम जो इनकी जो वेव्स हैं इनको हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ के थ्रू हम उसको नापते हैं। एक और है रिएक्टर स्केल, जिसपे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है।
जिसको एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर, उन्होंने इसको डेवलप किया था, 1935 में बनाया था। ठीक है, आप सुनते होंगे ना कि रिएक्टर स्केल पे बहुत न्यूज में आता है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8 थी या 8.2 थी, 9 थी या 8, जो भी इस तरह से बोला जाता है। तो रिएक्टर स्केल सबसे पहले जो बनाया वो किसने बनाया, 1935 में बनाया था चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने। ठीक है, अब हम आगे की चीज समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप आता क्यों है। अंदरूनी बदलाव के कारण, अंदरूनी जब कुछ पृथ्वी की निचली सतह में जब कुछ घर्षण होगा, तनाव होगा, खिंचाव होगा, उस स्थिति में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन महसूस होगा और वही भूकंप है। भूकंप आने पर क्या होगा, अगर भूकंप बहुत तेज आए तो क्या होगा, मकान गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, बहुत बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, जान भी तो जाएगी। तो इस तरह से बहुत जान माल हर चीज का नुकसान होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कौन सी वेव्स हैं। मैंने बात की वेव्स आती हैं, तो वो किस तरह की होती हैं। देखिए, एक होती है पी वेव्स, पी वेव है ना, पी वेव्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ये सबसे पहले पता चलने वाली वेव्स होती हैं और ये बहुत तेज होती हैं, मतलब गति बहुत तेज करती हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि गति बहुत तेज करती हैं लेकिन इनसे नुकसान ज्यादा नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, तो पी वेव्स से नुकसान ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकी गति, जो इनका मूवमेंट है, वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, इनको प्राइमरी पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, ये पृथ्वी पर सबसे पहले पता चलती हैं, है ना, सबसे पहले पता चलती हैं। एक तो इसका, इनकी सबसे पहले पता लगती है ना। इनकी जो मूवमेंट है वो क्या होता है, मूवमेंट इनका फास्ट होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इनकी गति क्या होगी, तेज होती है, तेज होगी पर नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, यानी इससे जो नुकसान होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका जो नुकसान है वो बहुत कम होता है, और ये बहुत कम। ठीक है, और दूसरा देखिए, इसमें एक और है कि ये सॉलिड, लिक्विड है ना, यानी ठोस, द्रव, गैस, सब में ये मूव कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्था में मूव कर सकती हैं। ठीक, तो ये है पी वेव्स। ऐसे ही सेकेंडरी वेव्स हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गई पी वेव्स, दूसरी होती है एस वेव्स। ठीक, एस वेव्स, एस वेव्स। तो एस वेव की क्या खासियत है, एस वेव क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स ये सिर्फ सॉलिड में मूव होती हैं, सॉलिड में मूव करती हैं, है ना, ये यानी जो गति करेंगी वो सिर्फ सॉलिड में करेंगी। इनकी ये प्राइमरी से थोड़ी सी ज्यादा नुकसानदायी होती है, मतलब प्राइमरी में अगर मानिए 1% नुकसान हो रहा है तो इसमें 2 या 3% नुकसान होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी है उससे थोड़ी सी ज्यादा नुकसानदायी होती हैं। ठीक है, इनकी गति भी तेज होती है। इसके बाद होती हैं एल वेव्स। ठीक है, एल वेव्स, एल वेव्स को हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, सरफेस वेव्स। ये सबसे लास्ट में आती हैं, ठीक है, सबसे बाद में आती हैं, और ये वेव जो होती है ना, यही सबसे ज्यादा नुकसानदायी होती हैं, सबसे ज्यादा क्षति यही पहुंचाती हैं, एल वेव्स, जिसको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जिगजैग जिगजैग करके चलती हैं, देखिए ऐसे, ठीक, जिगजैग जिगजैग करके चलती हैं, और इनको सरफेस वेव कहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि भूकंप क्या है, वेव्स क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, सबसे ज्यादा क्षति भी यही पहुंचाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षति करने वाली हैं, ज्यादा क्षति, है ना, ज्यादा क्षति कौन पहुंचाएगा, एल वेव्स या सरफेस वेव्स। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितनी वेव्स हमने पढ़ ली, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, एस वेव यानी सेकेंडरी, और एल वेव्स या सरफेस वेव
ये होती हैं जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें एक चीज और हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, और जो अध्ययन करता है उन्होंने इसको किस तरह से इन क्षेत्रों को किस तरह से बांटा है, किस तरह से इसको इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, इसको किस तरह से क्लासिफाइड किया है वो हम समझेंगे। देखिए, विश्व में जो सबसे ज्यादा भूकंप वाले क्षेत्र हैं उनको किस तरह से बांटा है, भूकंपीय क्षेत्र। तो हम कैसे देखेंगे उनको, उन्होंने क्या किया है, 3 बेल्ट्स में बांट दिया। ठीक है, 3 बेल्ट्स। एक तो है प्रशांत बेल्ट, है ना, प्रशांत महासागर बेल्ट, महासागर बेल्ट। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भूकंप आते हैं उसका लगभग 60 से लेकर 70%, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, इसलिए एक अंदाजे से देख लीजिए कि 60 से 70, क्योंकि किसी में 61% है, किसी में 68 दिया हुआ है, किसी में 70 के आसपास दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा भूकंप क्षेत्र कहाँ है, प्रशांत महासागर बेल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसको हम कहते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसमें चिली, जापान, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो सारे इसी में आते हैं, मैक्सिको, ये सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, जापान, जैसे अगर कई बार पूछा जाता है कि भूकंप की राजधानी किसे कहा जाता है, तो जापान का नाम सबसे पहले आता है उसमें। तो चिली, जापान, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सारे क्या हैं, प्रशांत महासागरीय हैं। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ, चिली है, जापान है, ठीक है, जापान, मैक्सिको। ठीक, मैं ये जो बता रही हूँ ये एक अध्ययनकर्ता जो हैं, जो इस पे अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस तरह का वर्गीकरण किया है। पर ऐसा नहीं कि इन क्षेत्रों के अलावा भूकंप नहीं आ सकता। ये एक उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आते हैं, भूकंप आते हैं, या चांसेस उसमें सबसे ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कहीं आ नहीं सकते, आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इस तरह से बहुत सारे हैं, मैं कुछ कुछ के नाम लिख देती हूँ। इंडोनेशिया, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। चिली और जापान में तो आप लोग बराबर न्यूज में सुनते रहते हैं, तो वहां आता रहता है। इसके बाद एक जो दूसरा वर्गीकरण किया, ये पहला है जहां पर 60 से लेकर 70 तक आते हैं। दूसरा है अल्पाइन बेल्ट, अल्पाइन बेल्ट। ठीक है, इस बेल्ट में क्या है, अल्पाइन बेल्ट। इस बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इस बेल्ट में ही हमारा भारत आता है। देखिए, यूरोप, एशिया। ठीक है, तो एशिया में ही हमारा भारत है ना। ये तो एशिया भी भूकंप का जोन है, तो एशिया में भारत है हमारा, वो भूकंप क्षेत्र में आता है। अभी मैं भारत का भी आपको बताऊंगी कि भारत में मुख्य रूप से कहाँ आता है, एशिया में आता है, तो मतलब भारत में भी हो गया, और अफ्रीका। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए जो अल्पाइन बेल्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमालय बेल्ट, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, यानी नेपाल, तिब्बत, ये सब भी जगह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हिमालय वाला जो पर्वत श्रृंखला है वो वाली बेल्ट हो गई, और इसके अलावा एंडीज पर्वत हो गया, इधर जो एंडीज पर्वत है ये वाला बेल्ट हो गया। ये सारे में भूकंप जोखिम क्षेत्र हैं ये। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक। ठीक है, यानी कि यहां सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद यहां, और उसके बाद यहां, यानी कि 70% तक यहां आते हैं। तो यहां मान के चलिए सिर्फ 20% है, और 10% मध्य अटलांटिक में। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कैनरी द्वीप समूह है। ठीक है, कैनरी द्वीप समूह है, और इसके अलावा अजोर्स है, और इसके अलावा आइसलैंड हो गए, है ना, जो आइसलैंड है आपके, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं ये सबसे कम जोखिम वाले हैं, ये उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा आप देखेंगे न्यूज की हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इन क्षेत्र के अलावा जो यहाँ पे मेंशन है,
या ये जो बेल्ट का आप देख रहे हैं, इनके अलावा भी भूकंप आ सकते हैं। ये सिर्फ एक अध्ययन है, ठीक है, ये एक अध्ययन है जो वैज्ञानिकों ने या जो भूगर्भ जो भूगोल शास्त्री हैं उन्होंने ऐसा अध्ययन में अपने पाया है, उसके आधार पर उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किया है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि विश्व में भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये 3 हैं, प्रशांत महासागर बेल्ट, अल्पाइन बेल्ट और मध्य अटलांटिक बेल्ट। तो इसमें इस बेल्ट में यहाँ गए सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, चिली, जापान, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सारे क्षेत्र यहाँ कौन है, ये हैं। अल्पाइन बेल्ट में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे आते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला जिसमें नेपाल, तिब्बत वगैरह वाला हिस्सा आ जाएगा, एंडीज पर्वत, ये सारे आ जाएंगे। मध्य अटलांटिक में काफी सारे आइलैंड और द्वीप समूह, ये कैनरी द्वीप समूह, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं, ये सबसे कम और ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा, ठीक। अब हम देखते हैं अपने भारत की बात करते हैं कि भारत में कहां कहां भूकंप आते हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम भरे हैं, ठीक है। तो जो भारत में, देखिए भारत में यह है कि भूकंप जोन जो है, अगर हमें अभी मैं विश्व की बात कर रही थी, अब मैं भारत की बात कर रही हूं। भारत में भूकंप जोखिम जोन, ठीक है, या क्षेत्र, जो भी आप लिखना चाहें, जोन, ठीक है। अब इसको इन्होंने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 4 जोन में बांट दिया, ठीक है। पहला है सिस्मिक, ठीक है, सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन 2, ठीक है। 1 से शुरुआत नहीं है, 2 से शुरुआत है, जोन 2, ठीक है। इसके बाद जोन 3, सिस्मिक सब में कॉमन है ना, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। तो अब हम सिस्मिक, अब आप अपने जोन को देखिए कि आपका जोन उस क्षेत्र में है, उस शहर में है या नहीं है, ठीक है। तो सिस्मिक जोन सेकेंड यानी 2 में कौन है, मुंबई, ठीक है, ये सिस्मिक जोन में है। सिस्मिक जोन 2 क्या है, यानी यहां पर भूकंप क्या है, सबसे कम खतरा है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम आएगा यहां पर, मतलब जो जोखिम है उसका सबसे कम भाग यहां पर है, जो जोखिम है भूकंप आने का वो सबसे कम इन क्षेत्रों में जोन 2 में आने का है। उसमें कौन कौन सी जगह है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलुरु है, बहुत सारी जगह हैं, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना का कुछ कुछ हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है, हैदराबाद, हैदराबाद है। इसके अलावा है तमिलनाडु, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, ये सारा हिस्सा आपका जोन 2 में, ETC में डाल देती हूँ, बहुत सारे इस तरह से हैं, आप एक बार किताब भी जरूर देखिए, ठीक है। तो ये सारे हिस्से क्या हैं, सबसे कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भूकंप का खतरा सबसे कम है। इसके बाद आता है जोन 3, जोन 3 में आप मुख्य रूप से कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता, ठीक। जोन 3, जोन 4 सॉरी, जोन 3 में तो कोलकाता हो गया। जोन 4, जोन 4 है दिल्ली, जोन 4 है दिल्ली, यानी कि यहां जो खतरा है वो यहां पर बढ़ गया, यहां से खतरा यहां बढ़ा, कोलकाता में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इन दोनों से ज्यादा हो गया जोन 4 में, जो है दिल्ली, देहरादून, इसके अलावा है चंडीगढ़, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये कहाँ हैं, ये हैं जोन 4 में, ठीक है। अब जोन 5, ये सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, ये सबसे ज्यादा जोखिम क्षेत्र है ना, यानी सबसे ज्यादा खतरा जोन 5 वालों को है। अब जोन 5 में जो है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला बताया, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारा क्षेत्र जो है वो सारा कहाँ है, इस क्षेत्र में आ गया। श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, ये सारा श्रीनगर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, हमने जब विश्व का किया था तो आपको मैंने बताया था कि हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा है
वो भी है। तो नेपाल मान लीजिए हमारा पड़ोसी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ की पूरी अगर बेल्ट देखें तो जो हमारी ये 7 सिस्टर वाला एरिया है ये पूरा है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारा हिस्सा है ना, ये सारा पोर्ट ब्लेयर, इस तरह से ये सारा हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इम्फाल है ना, और बिहार, असम, ये सारा बिहार का कुछ कुछ, जैसे जो उत्तर वाला इलाका है वो मतलब कुछ कुछ इलाका है, और उत्तर प्रदेश का भी, बिहार से जस्ट लग के उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का भी कुछ एरिया जो है वो जोखिम क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो असम हो गया और बिहार हो गया, तो इस तरह से ये सारे हो गए। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जो सबसे अति जोखिम है, जहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, वो है भुज, गुजरात का भुज। ठीक है, ये अति जोखिम क्षेत्र है। भुज आया था 2001 में, 26 दिसंबर 2001 में आया था, और इसमें पूरी तरह से भुज को तबाह कर दिया था। ठीक है, तो ये है अति जोखिम क्षेत्र। अब आप अपने जोन को देख लीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके क्षेत्र का नाम है या नहीं है। ठीक है, ये एक अध्ययन के अनुसार ये क्लासिफाइड किया गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे अध्ययन किया और उसमें उसको क्लासिफाइड किया। पर इनके अलावा भी, अब जैसे मैंने ये कह दिया कि मुंबई में भूकंप नहीं आ सकता है ना, लेकिन सबसे कम खतरा यहाँ पे है, पर हो सकता है कोई बड़ा भूकंप आ जाए। ये एक अध्ययन है, ठीक है, एक अध्ययन पर पाया गया, एक अनुमान लगाया गया, उस अध्ययन के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर सबसे कम खतरा है। ठीक है, क्योंकि देखिए मुंबई भी महाराष्ट्र में है, और पुणे और आपका नागपुर भी इसी क्षेत्र में आता है, तो ये महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जो सबसे कम लीस्ट रिस्क पे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर बड़ा जोखिम हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अध्ययन है। सबसे ज्यादा जोन वाला जो जोखिम वाला है, यहाँ आए दिन आप सुनते भी रहते हैं, नेपाल में अगर आता है भूकंप तो हमारे ये सारे क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आते रहते हैं भूकंप। ठीक है, अच्छा एक चीज और बतानी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो रह गई। मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी भूकंप आने वाला होता है, ठीक है, तो वैज्ञानिक सिर्फ इसी आधार पे नहीं, कुछ और भी आधार है। वायुमंडल में क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें, वायुमंडल में क्या होता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आना होगा तो रेडॉन गैस की मात्रा उस वायुमंडल में उस जगह पर बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, रेडॉन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो आयरन है, तो इसकी मात्रा का बढ़ जाना भी ये संकेत देता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। ठीक है, मेरा ये प्रयास रहा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा पाऊं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कुछ कुछ चीजें जानकारी के लिए, ना केवल अपनी पाठ्यक्रम के लिए बल्कि अपनी जानकारी के लिए भी सीखें और पढ़ें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।